हिंदू धर्म में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन आपको टीवी पर गोदी मीडिया के द्वारा क्या दिखाया जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से खतरे में है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही हिंदुओं की वजह से खतरे में है, जातिगत भेदभाव की वजह से खतरे में है, बेरोजगारी की वजह से खतरे में है, बेकार हेल्थ सिस्टम की वजह से खतरे में है, शिक्षा में गुणवत्ता के अभाव की वजह से खतरे में है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के फेक मैसेजेस की वजह से खतरे में है, और सबसे ज्यादा खतरे में है गोदी मीडिया की अफवाहों की वजह से। एक तरफ आरोप मात्र से ही किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ खुलेआम हेट स्पीच देने वालों पर नरमी बरती जाती है। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। ये वीडियो भले ही 2020 का है, लेकिन गोदी मीडिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बजट से ठीक पहले अनुराग ठाकुर मंच पर नारे लगाते हैं देश के गद्दारों को, और पीछे से भीड़ आवाज देती है गोली मारो सालों को। इसी के आसपास दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन भी होते हैं। इस हेट स्पीच के बाद अनुराग ठाकुर पर होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता, लेकिन होता यह है कि उनको इनाम के तौर पर राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर पीएम मौन होते हैं, और गोदी मीडिया भी इस पूरे मामले पर डिफेंसिव मोड में ही होता है। यानी गोदी मीडिया इस पूरे मामले में अनुराग ठाकुर की हेट स्पीच पर जोर जोर से वैसे नहीं चिल्लाता जैसा वो आमतौर पर विपक्षियों के मामले में चिल्लाता रहता है। विपक्ष का कोई नेता अगर सरकार के किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त करता है तो गोदी मीडिया उसे गद्दार साबित करने पर उतारू हो जाता है, लेकिन ऐसी हेट स्पीच में उसका दोहरा चरित्र सामने आता है। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक 3 दिवसीय धर्म संसद चलती है। उसमें अल्पसंख्यकों को लेकर कई तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। इन भड़काऊ भाषणों में स्वामी प्रबोधानंद का बयान काफी चर्चाओं में था, जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत में भी म्यांमार की तरह क्लिंजिंग की जाए। मतलब एक पूरी आबादी का सफाया कर देना। इनके साथ कितनों की तस्वीरें थी ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद जब पूरे देश में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया तो पुलिस भी हरकत में आती है और आरोपियों पर आईपीसी सेक्शन 153A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इन फॉर्मेलिटीज को केवल विवाद खत्म करने के लिए किया जाता है, जबकि वास्तव में इस तरीके की हेट स्पीच से न तो गोदी मीडिया उत्तेजित होता है, जैसा कि वो सामान्य तौर पर बात बात में हो जाया करता है, और न ही सरकार को किसी तरीके की कोई वास्तविक चिंता होती है। मीडिया को ये नाम यानी गोदी मीडिया देते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, जिनको रेमन मैक्स से पुरस्कार भी मिल चुका है। मीडिया सत्ता पक्ष की गोद में बैठकर चापलूसी करता है, तभी इसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आज के मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी के साथ साथ भड़काऊ, बिकाऊ और दलाल मीडिया भी कहा जा रहा है। अब इस गोदी मीडिया की भी 2 कैटेगरी है, एक गोदी मीडिया और दूसरा हाफ गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का पूरा पूरा फोकस अपने प्रिय नेता के नए नए रूप, नए नए जुमलों और इमोशनल अदाओं पर रहता है। चाहे मणिपुर जल रहा हो या फिर सोनम वांगचुक लद्दाख पर चीन के कब्जे को लेकर परेशान हो, लेकिन गोदी मीडिया का पूरा पूरा फोकस रहता है अपने प्रिय नेता की दलाली, चाटुकारिता और चापलूसी पर। गोदी मीडिया तो पूरी तरह से दलाली करता है, लेकिन हाफ गोदी मीडिया को समझना सामान्य आदमी की समझ से परे है। हाफ गोदी मीडिया धीरे धीरे पोलाइटनेस के साथ आपको मुद्दों तक लेके जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद ये मीडिया तथ्य या तर्कों के आधार पर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे हाफ गोदी मीडिया भी अंत तक सत्ता पक्ष की चापलूसी करता हुआ ही दिखता है। दरअसल गोदी मीडिया के कार्यक्रमों में हेट डिबेट को मान्यता देने का एक नया चलन देखने को मिलता है। इन गोदी चैनलों के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका समाज में बोलबाला होता है, जैसे रिटायर्ड ऑफिसर, स्कूल कॉलेज के पूर्व छात्रों का समूह, महंत, मौलाना, प्रोफेसर या फिर प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग। गोदी मीडिया इन सबके जरिए पूरा माहौल तैयार करता है ताकि अनुराग ठाकुर और स्वामी प्रबोधानंद जैसे लोगों की हेट स्पीच को मान्यता दी जा सके। माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए मेजोरिटी के नए नए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वे बेरोजगार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में परेशान हैं, लेकिन उन्हें हमेशा हिंदू होने का गौरव महसूस कराया जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र का आदमी इस खेल की चपेट में है। खाने को अच्छा भोजन मिल नहीं रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हैं, घर का कोई मेंबर अगर बीमार हो जाता है तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन इसी परिवार का आदमी अपनी गाड़ी या बाइक में
धर्म और जाति लिखाकर शान से चल पड़ता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मेजोरिटी के इन बच्चों में माइनॉरिटीज का डर भरा जा रहा है। ये बच्चे जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचे न पहुंचे, लेकिन उनका भविष्य जरूर बर्बाद किया जा रहा है। और इस पूरे षड्यंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। सत्ता पक्ष की नफरती दुकानें चलाने के लिए गोदी मीडिया फ्यूल की तरह काम करता है। चटपटी खबरों से इस्लामोफोबिया का इतना पोषण कर देते हैं कि दूर गांव में बैठा एक बुजुर्ग जो बिल्कुल सुरक्षित है, इन खबरों को सुन सुनकर वो तिलमिला उठता है और उसे भी लगने लगता है कि शायद हिंदू खतरे में है। यही वजह है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर चिंतित होने के बजाय बेवजह धर्म के खतरे से ज्यादा दुखी रहता है। गोदी मीडिया की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाती है। इनके द्वारा नेशनल और रीजनल चैनल्स पर 24 घंटे अपने प्रियतम नेता की तारीफों में हमेशा खबरें चलाई जाती हैं। इन गोदी चैनलों के हिंदूवादी एजेंडे में भी दोगलापन नजर आता है। जहां एक तरफ ये लोअर कास्ट हिंदू, दलित, शोषित, वंचित इनके खिलाफ होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ही प्रमोट कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत में हिंदुओं के अंदर जाति भेदभाव आज भी किसी से छिपा नहीं है। तमिलनाडु के एक गांव में जाति के आधार पर नफरत की एक खबर सामने आती है। ज्यादा पुराना मामला नहीं है, मामला है 2022 का। दलित समुदाय के लिए बनी पानी की टंकी में मानव मल यानी ह्यूमन वेस्ट फेंक दिया जाता है। इस घटना का पता तब चलता है जब उस गांव के कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि पेयजल स्रोत के कारण समस्या हो सकती है। और बाद में पेयजल स्रोत की जांच की जाती है तो पता चलता है कि पानी की टंकी में मानव मल यानी ह्यूमन वेस्ट फेंका गया है। और कलेक्टर ने बाद में जांच करवाई तो यह बात भी पता चलती है कि इस गांव में आज भी जाति प्रथा की जड़ें काफी गहराई से जमी हुई है। यही के लोकल्स का कहना है कि यहाँ पर कास्ट के नाम पर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आज भी यहाँ के लोग गांव के मंदिरों में लोअर कास्ट के लोगों को नहीं जाने देते हैं। यहां तक कि वहीं का एक मामला यह भी सामने आता है कि वहां पर चाय की दुकान में भी 2 तरीके के गिलास होते हैं। एक गिलास अपर कास्ट के लोगों के लिए और दूसरे गिलास लोअर कास्ट के लोगों के लिए। डीएम और एसपी को जब इस पूरे मामले की भनक लगती है तो हालांकि वो उस दुकानदार पर कार्रवाई करते हैं और इसके बाद वो गांव के बहुत से लोगों को उन मंदिरों में लेकर जाते हैं जहां पर उनका पूजा पाठ करना प्रतिबंधित होता है। हालांकि डीएम और एसपी जब मंदिर में लोअर कास्ट के उन लोगों को लेकर जाते हैं तो मंदिर में लेडीज के द्वारा थोड़ी देर काफी तांडव किया जाता है। यानी वो ये कहती है कि मेरे ऊपर देवता का साया आया हुआ है और लोअर कास्ट के लोगों का इस मंदिर में आना प्रतिबंधित है, वो आ नहीं सकते। लेकिन डीएम और एसपी पर उस महिला का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लेते हैं। हिंदुओं में कितनी एकजुटता है इसको देखने के लिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के तमाम गांवों में जिस तरीके से जाति प्रथा आज भी विद्यमान है उसका विश्लेषण करके देख सकते हैं। ताजा मामला गुजरात के गांधीनगर का ही था, जहां पर किस तरीके से एक दलित व्यक्ति को घोड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं में एकजुटता है। जातिगत भेदभाव नीचे से ऊपर तक आज भी जिंदा है। जातिगत भेदभाव का एक मामला और देख लेते हैं। मामला है चेन्नई का। यहाँ पर एक बैठक चल रही होती है जिला पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में। बाकी सारे मेंबर कुर्सियों में विराजमान होते हैं, चाहे मेंबर हो या फिर साधारण लोग हों, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जमीन पर बैठी होती है। वजह केवल एक, और वो ये कि वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं वो द्रविड़ कम्युनिटी से आती है और द्रविड़ कम्युनिटी चेन्नई में अनुसूचित जाति में आती है। तो अनुसूचित जाति के आधार पर उनको जमीन पर बैठाया जाता है क्योंकि वो ऊंची जाति के लोगों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। इस तरह की जो है वहां पर प्रैक्टिस आज भी चल रही है। हिंदू धर्म में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन आपको टीवी पर गोदी मीडिया के द्वारा क्या दिखाया जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से खतरे में है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही हिंदुओं की वजह से खतरे में है। जातिगत भेदभाव की वजह से खतरे में है, बेरोजगारी की वजह से खतरे में है, बेकार हेल्थ सिस्टम की वजह से खतरे में है, शिक्षा में गुणवत्ता के अभाव की वजह से खतरे में है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के फेक मैसेजेस की वजह से खतरे में है, और सबसे ज्यादा खतरे में है गोदी मीडिया की अफवाहों की वजह से।
गोदी मीडिया की फेक न्यूज की वजह से। लेकिन गोदी मीडिया दिखा रहा है कि हिंदू मुसलमानों की वजह से खतरे में है। बचपन में हिंदी में एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम था आसमान गिरा। इसमें धम्म की एक आवाज आने पर खरगोश दौड़ पड़ता है। कुछ जानवर उससे पूछते हैं कि भाई क्यों दौड़ रहे हो, तो वो कहता है कि आसमान गिर रहा है, आवाज आई। उसकी ये बात सुनकर बाकी के जानवर भी दौड़ने लगते हैं और देखते ही देखते सारे जानवर ये कहते हुए दौड़ने लगते हैं कि आसमान गिर रहा है। ठीक इसी तरह आज गोदी मीडिया ये बताता है कि हिंदू खतरे में है और लोग दौड़ पड़ते हैं, बेवजह अपने आप को माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत की आग में झुलसा रहे होते हैं। और इसके पीछे मीडिया का पूरा एजेंडा यही होता है कि सत्ता पक्ष के पास जो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दों का अभाव है उसके बजाय हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उनको दे दिया जाए, ताकि विधानसभा हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उन पर सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से इस कार्ड के जरिए बेनिफिट पहुंचाया जाए। बेवजह की खबरें चलाने वाला गोदी मीडिया देश हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोगलापन दिखाता है। कुछ उपद्रवियों के चलते मीडिया सारे किसान आंदोलनकारियों को खालिस्तान समर्थक बनाने पर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कुश्ती संघ के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियां जब धरना प्रदर्शन कर रही होती हैं, तो ऐसे मौके पर भी गोदी मीडिया किस तरीके से सत्ता पक्ष की दलाली कर रहा होता है। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में किस तरीके से आरोपी भाजपा नेता पुत्र पर धीमी गति से कार्रवाई हो रही होती है, और यहां पर भी एक भाजपा विधायक जिस तरीके से रिजॉर्ट को तोड़कर साक्ष्य मिटा रही होती है, इस पूरे मामले पर भी गोदी मीडिया केवल और केवल सत्ता पक्ष का बचाव ही कर रहा होता है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, और इसके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करते हैं और पश्मीना मार्च निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा किस तरीके से उनके धरना प्रदर्शन को रोक दिया जाता है, पश्मीना मार्च को स्थगित करवा दिया जाता है, इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया का रुख आप सभी ने देखा। किस तरीके से गोदी मीडिया इस मामले पर फोकस डालने के बजाय अपने सत्ता पक्ष के प्रिय नेताओं की खबरों पर ही दिन भर सारा फोकस करता रहता है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी की धांधली पकड़ में आ जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले मामले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा होता है वो भी जग जाहिर हो जाता है। गोरखपुर में बीजेपी नेता का पुत्र किस तरीके से किसान प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ा देता है ये भी जग जाहिर है। ईडी सीबीआई जिनको आरोपी बनाती हैं, जब वो सारे लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से यही सरकारी एजेंसियां उन पर कार्रवाइयां बंद कर देती हैं, ये भी आप सब ने अच्छे से देखा। लेकिन इस पूरे मामले पर मीडिया किस तरीके से इन मामलों को कवर करता है या फिर सत्ता पक्ष का कैसे बचाव करता है, ये आप सब देख सकते हैं। विपक्ष के लोग अगर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो गोदी मीडिया उनको देशद्रोही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। विपक्ष के किसी नेता पर अगर किसी तरीके का कोई आरोप लगता है तो गोदी मीडिया अपने मीडिया ट्रायल के जरिए उसे पब्लिक की नजरों में दोषी साबित कर देता है, चाहे बाद में वो व्यक्ति अदालत की तरफ से दोष मुक्त ही क्यों न हो जाए। और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष के लोगों पर किसी तरीके के कोई आरोप लगते हैं तो यहाँ पर गोदी चैनल के एंकर खुद ही सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनकर उनका बचाव करने लगते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो वैसे वैसे विकास भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कई बार नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। आज गांव में बैठा बुजुर्ग जो पहले तक अपने खुद के अनुभव और विवेक के आधार पर बोलता था, अब स्मार्टफोन की बदौलत वो एक अलग तरीके का ज्ञान पा रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बदौलत फॉरवर्ड मैसेजेस के जरिए उसे जो बिना सर पांव का ज्ञान मिल रहा है वो उसे ही सच मान लेता है, और इसी ज्ञान के आधार पर वो किसी से भी लड़ने पर उतारू हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जैसी तस्वीरों में जो भी कंटेंट उसके हाथ लगता है वो उसी की वकालत करने लगता है। आज सरकार के साथ सहमति और असहमति को ही देशभक्ति या देशद्रोह का आधार बना दिया जाता है। राष्ट्रवाद कोई बुरा नहीं है, लेकिन आज गोदी मीडिया जिस तरीके से एक राजनीतिक दल की विचारधारा को अलग अलग तरीके से अंध समर्थन में प्रस्तुत कर रहा है, ये छद्म राष्ट्रवाद या सूडो नेशनलिज्म गलत है। देश की लगभग 70% आबादी आज सत्ता पक्ष के विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया
केवल और केवल सत्ता पक्ष की वकालत करता है। सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवा अग्निवीर स्कीम से नाराज हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसान एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी न होने को लेकर परेशान है। हमारे अपने कुश्ती खिलाड़ी कुश्ती संघ में दबंगों और सत्ता पक्ष के कुछ सपोर्टर्स की मनमानी की वजह से परेशान है। लेकिन ये जवान किसान और खिलाड़ी अगर सत्ता पक्ष या सरकार से असहमति रखते हैं, मतलब नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो गोदी मीडिया उन्हें देशद्रोही बनाने की हर जुगत में कमर कस लेता है। कुछ गोदी पत्रकारों को तो आम जनता के बीच विरोध के बावजूद मुंह छिपाकर भी भागना पड़ता है, क्योंकि अब भी काफी लोग समझदार हैं। वो गोदी मीडिया का छद्म राष्ट्रवाद का ये एजेंडा बखूबी समझते हैं। पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह सत्ता पक्ष को निरंकुश या डिक्टेटर होने से बचा सके। लेकिन ये तभी संभव है जब थोड़ा आलोचनात्मक बना जाए, मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखा जाए। लेकिन गोदी मीडिया खुद ये काम कभी करता नहीं, और अगर कोई सरकार की आलोचना करे तो गोदी मीडिया उसे देशद्रोही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गरीब, मजदूर और लाचार आदमी इलाज के अभाव में मर रहा है, लेकिन उसके घर वालों को टीवी पर दिखाया जा रहा है कि मोदी के आने के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, ढेर सारे एम्स बनाए गए हैं, चाहे आम आदमी को उस एम्स तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत ही क्यों न करनी पड़े। लेकिन इन सारी चीजों को मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। एक तरफ लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया के द्वारा टीवी पर दिखाया जाता है कि मोदी के रहते हिंदू मजबूत हैं, हिंदू सुरक्षित हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी नेता का पुत्र आरोपी होता है। अंकिता की मौत के 1.5 साल बाद भी उसके मां बाप को धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार से न्याय मिलना चाहिए उस रफ्तार से न्याय नहीं मिल रहा होता है। लेकिन टीवी पर क्या दिखाया जाता है कि मोदी के रहते हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, मोदी के रहते नारी का सशक्तिकरण हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है जिसको गोदी मीडिया कभी भी एम्फेसाइज नहीं करता। स्वतंत्र पत्रकारों और गोदी पत्रकारों में यही फर्क होता है। गोदी पत्रकार कभी भी अपने प्रियतम नेता के खिलाफ कुछ भी न सुन सकता है, न देख सकता है और न दिखा सकता है। वह सत्ता पक्ष की गलतियों को छिपाकर छोटी मोटी उपलब्धियों को बड़ा करके दिखाने में माहिर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बोरवेल में गिरे हुए बच्चे को निकालने के लिए पूरी आर्मी लगाई जाती है और इस खबर पर मीडिया लगातार इंटरेस्ट पैदा करता रहता है। 3-4 दिन तक पूरे मामले को दिखाते रहने में मीडिया अपनी ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देता है और लोग न्यूज के साथ अंत तक बने रहना पसंद करते हैं। इसी इमोशनल टेक्निक के सहारे गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की अंधभक्ति का खेल चलाता रहता है। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों पर लोग इमोशनल हो पाते, इससे पहले ही गोदी मीडिया उन सारे आंदोलनकारियों को खालिस्तान समर्थक बताकर ऑडियंस के इमोशंस को नफरत में कन्वर्ट कर देता है। चुनावों के दौरान भी गोदी मीडिया अपनी अलग अलग टेक्निक और पैंतरों के जरिए विपक्ष की कमियों को इसी तरह गिनाता रहता है। गोदी मीडिया के अलग अलग कार्यक्रमों में ज्यादातर टाइम हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाली खबरें चलाकर लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है। इनके कार्यक्रमों में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा गायब रहती है। सुप्रीम कोर्ट भी नफरती मीडिया को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है और स्पष्ट तौर पर यह कह चुका है कि मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन नाकाम हो चुका है। एनबीडीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि न्यूज चैनल्स पर नकेल कसता है, ये भी कई एंकरों पर जुर्माने लगा चुका है। लेकिन आज भी गोदी पत्रकारों के कार्यक्रमों में नफरत फैलाने का धंधा सरेआम किया जा रहा है। इस बेलगामी का एक ही कारण है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया केवल रीजनल या नेशनल लेवल पर ही मौजूद होता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। गोदी चैनलों के फलने फूलने में सरकार ही मददगार साबित होती है, क्योंकि रात दिन की दलाली का इनाम तो बनता ही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के थ्रू इन्हें रिवेन्यू मिलता रहता है। सारे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स गोदी चैनलों पर ही चलते हुए दिखाई देते हैं। स्वतंत्र मीडिया से पैदा हुआ ये गोदी मीडिया किसी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये गोदी मीडिया एक तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाली भूमिका को भूलकर डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही पूर्ण माहौल बनाने में अपने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहा है। मीडिया की अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करें, मतलब संवैधानिकता की बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी मिली हुई है। मतलब खुलकर भाषण देने या
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। हालांकि इसी अनुच्छेद 19(2) में एक तरीके से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ये हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिहाज से जरूरी भी है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जरिए हर नागरिक राज्य के विरुद्ध खुलकर बोल सकता है, यानी आलोचना कर सकता है स्टेट की। अगर वो कभी भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर कोई गलत स्टेप ले रहा है तो वो खुलकर बोल सकता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से मीडिया, यानी गोदी मीडिया जो दलाली का काम कर रहा है, और स्वतंत्र मीडिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके बावजूद वो कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। बीच में सरकार एक बार फैक्ट चेक यूनिट लाने की बात कर रही थी। इस फैक्ट चेक यूनिट के जरिए शायद स्वतंत्र पत्रकारों के लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लेती है, तो ऐसे में इस फैक्ट चेक यूनिट के जरिए भी क्या गारंटी है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से ही काम करेगी। जब सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर सकती है, तो ऐसे में क्या फैक्ट चेक यूनिट के जरिए जो लोग सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं उनको निशाने पर नहीं लिया जा सकता है? हालांकि इस पर अभी काम किया जाना शेष है, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को बोलने की आजादी के बावजूद गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से धमकी, नॉन स्टेट एजेंट्स का खौफ और विसल ब्लोअर्स पर किए जाने वाले हमले आए दिन देखे जा सकते हैं। संविधान से मिली हुई इसी बोलने की आजादी के जरिए गोदी मीडिया दिन भर कुछ भी बोलता रहता है। स्वतंत्र मीडिया का काम तो यह है कि वह सरकार को अकाउंटेबल बनाए, वह सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाए और एक तरीके से वह सरकार का कुछ सेंसिटिव इश्यूज में ध्यान खींचे। कई बार मीडिया पर चल रही कुछ खबरों के जरिए न्यायपालिका का ध्यान भी खिंच जाता है। बहुत से सेंसिटिव इश्यूज पर न्यायपालिका खुद ही सो मोटो के जरिए संज्ञान लेती है, और एक तरीके से मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो इसके कई फायदे देखने को मिलते हैं। यानी जो हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, ये बहुत ही सक्रिय तरीके से काम करने लगती है। लेकिन आज का मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की गोद में बैठकर क्या करता है? वो करता है येलो जर्नलिज्म, वो करता है ब्लैकमेलिंग, वो करता है फेक न्यूज के जरिए लोगों को गुमराह, वो करता है सत्ता पक्ष की चापलूसी, और वो करता है अनावश्यक रूप से सत्ता पक्ष के किसी नेता की प्रशंसा, और वो करता है कॉरपोरेट हाउसेज के प्रभाव में काम, और इसके साथ साथ वो जरूरी खबरों को नजरअंदाज भी करता है। भय और लालच वाले ऐसे जर्नलिज्म को पत्रकारिता नहीं बल्कि भड़वागिरी कहते हैं, दलाली कहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।